नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक ही बात की रट लगाए हुए हैं कि किसानों को विपक्षी दल भरमा रहे हैं, भड़का रहे हैं और जो ये विधेयक पास किए गए हैं, संसद से जो कानून बनने जा रहे हैं, इससे किसानों का भला होगा, उन्हें अपनी फसल की कीमतें सही मिलेंगी, उनमें समृद्धि आएगी, वो संपन्न होंगे। ये बात किसानों के गले नहीं उतर रही है, तो इसकी वाजिब वजह हैं। वो प्रधानमंत्री द्वारा दिखाए जा रहे सब्ज बाग की असलियत जानते हैं। उन्हें पता है कि अगर ये 3 विधेयक पूरी तरह से लागू हो गए तो उनकी अपनी फसलों पर अधिकार भी नहीं रहेगा और कल को वो खेती से भी बेदखल कर दिए जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, कारपोरेट आएंगे और उनके अनुसार उन्हें खेती करनी पड़ेगी। और इसके पहले तो ये जो कहा जा रहा है कि वो अपनी फसलों को कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं, ये संभव नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास साधन होते हैं और दूसरी बात यह है कि व्यापारियों का दबाव इतना ज़्यादा रहता है कि वो इससे मुक्त नहीं हो सकते। वो कम कीमत पर उन्हें अपनी फसलें बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो वो जानते हैं कि एमएसपी के साथ भी आगे चलकर सरकार क्या करेगी, उसमें भी ज़रूर कहीं ना कहीं वो खेल करेगी। तो अविश्वास बहुत गहरा है और मोदी सरकार से मोह भंग बहुत गहरा हो चुका है, क्योंकि सन 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जो बाद में बने नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 2022 तक किसानों की जो आय है उसको दोगुना कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब धीरे धीरे किसानों को ये बात समझ में आने लगी कि मोदी जी ईमानदार नहीं हैं, उनकी सरकार उनके पक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ है और कारपोरेट के साथ है और धीरे धीरे उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, तो उनमें बेचैनी फैलने लगी और धीरे धीरे छोटे छोटे आंदोलन देश भर में होने लगे। यही वजह है कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वही बताते हैं कि 2014 में तक, जो 2014 में 628 के आसपास किसानों के आंदोलन होते थे, वो 2014 से 2016 के बीच में बढ़कर 4837 हो गए, यानी 700% का इजाफा हो गया, 700% आंदोलन बढ़ गए। तो देश भर में इतने बड़े पैमानों पर अगर किसान संगठन, किसान नेता, किसान लोग ये संगठित होकर ये प्रदर्शन करने लगे, धरना देने लगे, विरोध करने लगे, तो ये बड़ी बात थी। लेकिन मोदी सरकार इससे आंखें मूंदी रही, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो आई गई बात है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि 2014 के बाद जो 16 तक ये छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे, वो बड़े छोटे स्तर पे थे और जो स्थानीय राजनीति होती है, कहीं जातिवादी राजनीति, कहीं क्षेत्रीय राजनीति, उसी का हिस्सा बन रहे थे, इसलिए उसकी प्रतिध्वनि ज़्यादा सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन 2017 के आते आते तक तस्वीर बदलने लगती है और इसकी 2 बड़ी वजहें थी। 2 प्रमुख घटना हुई। एक तो 2017 में जो तमिलनाडु के किसान हैं जो भूखे मर रहे थे, वो यहाँ जंतर मंतर पर आए, उन्होंने प्रदर्शन किया। आपको वो तस्वीरें याद होंगी कि गले में खोपड़ी लटकाए हुए हैं और मुंह में चूहे दबाए हुए हैं। तो वो अपनी लाचारी का, अपनी बेचारगी का इस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी हित में कुछ करे, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया, उन्हें ठेंगा दिखा दिया। इसके बाद दूसरी घटना मध्य प्रदेश में हुई, जहाँ शिवराज सिंह की पुलिस ने मंदसौर में 6 किसानों को गोलियों से भून डाला। वो उस घटना ने किसानों को हिला दिया कि इस देश में ये पार्टी है और ये सरकारें हैं जो किसानों के साथ इतनी क्रूरता से पेश आ सकती हैं। तो उनके मन में गुस्सा खदबदाने लगा और धीरे धीरे आप पाते हैं कि वो जो छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे जगह जगह, वो ज़्यादा संगठित होने लगे और उन्होंने नए नए तरीके से अपने आंदोलनों को आकार देना शुरू कर दिया। उनमें एक तो ये था कि पद यात्राएं वो ज़्यादा करने लगे। किसान मुक्ति यात्रा के नाम से देश भर में बहुत सारी पद यात्राएं हुई, गांव के स्तर पर हुई और क्षेत्र के स्तर पर हुई। तो ये जो किसान हैं, एक तो अपने स्तर पर संगठित हुए और अपनी बातों को उन्होंने जो किसानों से जुड़ी लोग होते हैं उन तक पहुंचाने का भी सिलसिला शुरू कर दिया और इसका असर बहुत ज़बरदस्त पड़ा। मंदसौर इंसिडेंट के बाद ही करीब 70 से 80 संगठन एकजुट हो गए
एक तो वो बने और फिर उन्होंने एकजुट होकर देश भर पे राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बना लिया, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी AIKSCC। ये संगठन बनते ही एक राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन की संभावना पैदा हो गई और धीरे धीरे इसमें 250 के आसपास देश भर के 20 राज्यों के संगठन जुड़ गए और उन्होंने फिर अपने आप को खड़ा करना शुरू किया। मोदी सरकार और स्थानीय सरकार जो राज्य सरकारें थीं उनका भी विरोध करना शुरू किया। इनमें जो खेतीहर मजदूर थे वो भी जुड़ गए, केवल किसान ही नहीं, छोटे मझोले बड़े किसान ही नहीं केवल, बल्कि उसके साथ खेतीहर मजदूर भी जुड़ने शुरू हो गए। और इन्होंने, इस संगठन ने केवल प्रदर्शन, धरने, विरोध इन सब के स्तर पर ही काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने एडवोकेसी का भी सहारा लिया और इस संगठन ने 2 महत्वपूर्ण विधेयक तैयार किए पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए। इनका नाम दिया गया किसान मुक्ति बिल, किसान मुक्ति विधेयक तैयार किए और इसमें मुख्य रूप से 2 बातें थी। एक तो था फ्रीडम फ्रॉम डेट, यानी कर्ज से मुक्ति दीजिए, और दूसरा था कि वो जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं जिनका, उनकी सही कीमत उनको मिले। ये दोनों बिल को 20 पार्टियों का समर्थन मिल गया था, केवल बीजेपी थी जो बाहर थी, बाकी सब लगभग सभी पार्टियां इसके साथ आ गई थीं और ये प्राइवेट मेंबर बिल की रूप में 2018 में ही लोकसभा में पेश होना था। लेकिन चूंकि किसी वजह से ये फिर बात आगे नहीं बढ़ पाई और रुक गई और मामला अटक गया। अब हो ये रहा है कि ये जो पूरी तैयारी थी किसान संगठन की, ये और इनके अंदर जो गुस्सा खदबदा रहा था वो धीरे धीरे संगठित होकर और व्यवस्थित होकर आगे बढ़ने लगा। मोदी सरकार इसकी धमक नहीं सुन सकी, इसकी ध्वनि नहीं सुन सकी और वो अपनी राह पर चलती रही। अब जबकि ये ऑर्डिनेंस लाया और उसके खिलाफ एकदम से गुस्सा सामने आ गया, खासतौर से हरियाणा और पंजाब के किसानों का, तब उसे लगा कि ये कुछ बड़ी बात ज़मीन के स्तर पर हो रही है। लेकिन इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो कारपोरेट के दबाव में इतना ज़्यादा है और कारपोरेट वाला एजेंडा उसके ऊपर इतना हावी है कि उसने उनकी परवाह न करते हुए तीनों विधेयकों को एक तरह से ज़बरदस्ती संसद से पारित करवा लिया। उसमें छल बल का भी प्रयोग किया। हम जानते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किस तरह से नियम कानूनों की अवहेलना करके एक विधेयक को आधी रात को बिना मत विभाजन के पारित करवा दिया था। तो ये तमाम तरह के हथकंडे केंद्र सरकार द्वारा आजमाए गए। अब जो किसान चाह रहे हैं वो सरकार देने को तैयार नहीं है और जो सरकार दे रही है वो किसानों को लग रहा है कि वो उनके हित में नहीं है, उनसे उनका भला नहीं होगा बल्कि उनका नुकसान होने जा रहा है। तो ये एक लंबी बड़ी खाई दोनों के बीच में बन गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। वो इस चीज़ को तब भी नहीं समझ पाए थे जब उन्होंने नोटबंदी लागू की थी। अचानक वो एक ज़िद और अड़ियल स्वभाव के व्यक्ति हैं, ज़िद्दी हैं, इसलिए उन्होंने GST को भी उसी तरह से लागू किया और इन तब के बहुत ही तबाही मचाने वाले असर हमने अपनी अर्थव्यवस्था में देखे। इसी तरह का असर इन बिल के बाद भी होने वाला है क्योंकि किसी और तरह की व्यवस्था है नहीं और किसानों को आप निजी व्यापारियों के भरोसे छोड़ रहे हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य होता है मुनाफा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। किसानों को उनकी फसल की और भी कीमतें मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। अभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से और मंडियों की खरीदी की वजह से थोड़ा सा राहत मिलती है, हालांकि वहाँ भी बहुत सारे खेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए बहुत फेयर सिस्टम वहाँ बना हुआ है, लेकिन फिर ये जो दूसरी व्यवस्था सरकार ला रही उससे और भी बुरी स्थिति हो जाएगी। ये किसानों को समझ में आ रहा है। किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। संभावना यही है कि ये आंदोलन लगातार मजबूत होता जाएगा क्योंकि दूसरे संगठन भी जुड़ते जा रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी इन किसानों के साथ खड़ी हो गई हैं।
आने वाले दिनों में मजदूर संगठन भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मजदूरों के अधिकारों की कटौती के लिए भी सरकार ने बिल पारित कर दिए हैं और उनमें बहुत गुस्सा खदबदा रहा है। तो अगर किसान और मजदूर ये दोनों वर्ग एक साथ आ गए और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी इनको अपना समर्थन देने लगी, इनका सहयोग करने लगी, तो मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको हैंडल करना। उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये जो चुनाव पे चुनाव आ रहे हैं उनमें ये चीज़ें उनको देखने को मिल सकती है। बिहार चुनाव में थोड़ा सा चूँकि समय कम है, पता नहीं किसानों के बीच में उस तरह का मोमेंटम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन जो बंगाल के चुनाव है या दूसरे राज्यों के चुनाव होंगे, असम में भी चुनाव है, वहाँ पे इसका असर देखने को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि किसान धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं कि मोदी सरकार उनके भले के लिए नहीं सोचती है। वो बात करती है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के जो सिफारिशें हैं उनको हम लागू करेंगे, लेकिन आज तक लागू नहीं किया, बल्कि धोखेधड़ी के साथ जो थोड़ा बहुत लागू किया है, जिसके बारे में अरुण जेटली ने झूठा बयान दिया था पार्लियामेंट में कि हमने तो लागू कर दिया है। उसके पहले उन्हीं के मंत्री खंडन कर चुके थे कि ऐसा तो हमने कहा ही नहीं था। तो इस तरह की धोखेधड़ी, झूठ बयानी, ये इस सरकार का चरित्र बन गया है और प्रधानमंत्री उससे अलग नहीं हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं, इसका कोई असर किसानों पर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि धीरे धीरे किसान और भी ज़्यादा संगठित होकर मजबूती के साथ उनका विरोध करेंगे, इन विधेयकों को वापस लेने के लिए विरोध करेंगे और ये पूरी राजनीति को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी इस रिपोर्ट के मार्फत कि ये किसानों का जो गुस्सा है वो एक दिन का नहीं है। ये केवल 3 विधेयकों की बात नहीं है, वो पिछले 6 सालों से इस सरकार को देख रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं और धीरे धीरे कई स्तरों पर ये गुस्सा, ये नाराज़गी निर्मित होती गई है। उसने संगठित रूप लिया है, राष्ट्रीय स्तर पर उसके असर दिख रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कहना चाहिए डेवलपमेंट है भारतीय राजनीति में, किसान राजनीति में भी, और अगर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें, कृषि अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से देखें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से देखें तो भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। मोदी सरकार ध्यान में नहीं रख रही है। उसी तरह से जिस तरह से जो सैकड़ों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और गरीबी कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, उनकी मुक्ति के लिए उसने कुछ नहीं किया, इसी तरह से वो इससे भी आंखें मूंदे बैठी रहेगी और अपने दूसरे एजेंडे को, कारपोरेट एजेंडे को आगे बढ़ाती रहेगी। लेकिन किसान अब लड़ने पर आमादा हैं, वो संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस कार्यक्रम को देखा। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने भी अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।